हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आप लोगों ने श्रद्धा वालकर और अफ्ताब पुन्नेवाला की स्टोरी तो सुने ही होंगे कि कैसे अफ्ताब ने अपने 25 वर्ष मासूका श्रद्धा की 35 टुकड़े करके 18-20 दिन तक लगातार पार्सल में बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उन दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या था कि अफ्ताब पुन्नेवाला इस दरिंदगी तक पहुँच गया और पुलिस ने अफ्ताब को पकड़ा कैसे। तो पूरी स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 मुंबई। श्रद्धा यहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं पे उसकी मुलाकात हुआ एक फूड ब्लॉगर और देखने में काफ़ी हैंडसम अफ्ताब पुन्नेवाला। फिर धीरे धीरे उन दोनों की बातें होना शुरू हुआ। लंबे वक्त तक एक दूसरे से चाटे और इन दोनों का फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में बदल गया। फिर कब तक एक दूसरे से दूर रहे और ये दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। फिर ये दोनों मुंबई में ही एक अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहने लगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया। इन्हीं बीच श्रद्धा का पिता को इनके लिव इन के बारे में मालूम हुआ, जो कि पूरी तरह इसके खिलाफ थे, क्योंकि अफ्ताब धर्म से एक मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू। और आपको हमारे समाज के बारे में मालूम ही है। खैर, श्रद्धा अफ्ताब के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने अपने पिता का फैसला को ठुकरा दिया और बोली, मैं 25 साल की एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मैं रहूँगी तो अफ्ताब के साथ ही, और आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इतना कहकर श्रद्धा ने अपने फैमिली से बातचीत करना बंद कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते रहा और श्रद्धा भी अब इस लिव इन को मैरिज में बदलना चाहती थी। और जब भी श्रद्धा अफ्ताब से शादी के लिए बात करती, अफ्ताब किसी न किसी बहाने इस बात को टाल देता। इसी बीच श्रद्धा के पिता विकास पुन्नेवाला अपने बेटी से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, बच्चे कुछ देर के लिए बाहर चले जाते तो मन घबराता है। यह तो खुद की बेटी किसी अनजान के साथ रह रही थी। तो श्रद्धा के पिता विकास वालकर श्रद्धा की सोशल मीडिया और उसके फेसबुक पोस्ट से उसका अपडेट लेते रहते थे कि कहीं घूमने गई है तो पोस्ट करती। ये सबसे उनको एहसास होता था कि चलो बेटी कम से कम महफूज तो है। उधर श्रद्धा और अफ्ताब के बीच शादी को लेकर कई बार बहस होते थे। अफ्ताब हर बार शादी को ठुकरा देता और ये सब के बीच काफ़ी बार अफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता और काट कर टुकड़ों में फेंक देने की भी धमकी देता। फिर साल आया 2020, जब श्रद्धा की मां की डेथ हो जाती है और बेटी होने के नाते अपने रस्म निभाने के लिए घर गई। और उसी वक्त श्रद्धा ने अपने पिता और भाई को अफ्ताब के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया। तब उनके पिता ने अभी भी वक्त है, अफ्ताब को छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ बोला। लेकिन इसी बीच अफ्ताब ने फिर बोला कि मैं अब सुधर गया हूँ और ऐसे ही श्रद्धा को वापस आने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। और इस बार फिर श्रद्धा ने अपने घर वाले का बातों को ठुकरा दिया और वापस मुंबई चली गई। ऐसे ही दिन बीतता गया और आया साल 2022। तब अफ्ताब ने श्रद्धा को दिल्ली चलने के लिए बोला ताकि वहाँ पे और अच्छा जॉब मिल सके। दोनों 8 मई को दिल्ली पहुंचा और फर्स्ट डे एक होटल में ठहरा। फिर अगले दिन वो एक सुनसान जगह पे एक फ्लैट रेंट पे लिया, जहाँ से मेहरौली के जंगल लगभग 1 किलोमीटर ही था। ऐसे ही फिर नया फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद लगभग 10 से 18 मई उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में अफ्ताब ने अपना होश खो दिया। और उसी वक्त अफ्ताब श्रद्धा के छाती पे बैठकर उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई। फिर अफ्ताब जब होश में आया तब उससे एहसास हुआ कि उसने यह क्या कर दिया। पूरी रात वो सोचता रहा कि अब डेड बॉडी का क्या करे। फिर डेक्स्टर वेब सीरीज की तरह उसने भी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंकने का फैसला किया। फिर अगले ही दिन वो मार्केट जाकर डीप फ्रीजर लाया, फिर दूसरे दुकान से आरी लाया, फिर तीसरे दुकान से पॉलिथीन लाया और घर पे वापस आने के बाद उसने बाथरूम में लाश का टुकड़ा करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो एक शेफ भी था तो उसे मीट काटने का तजुर्बा भी था। ऐसे ही वो पूरे दिन लाश का टुकड़े करता, भूख लगने पर जोमेटो से खाना मंगाता था और यहाँ तक कि जिस फ्रीज में उसने बॉडी पार्ट्स रखे थे उसी फ्रीज में चाय बनाने के लिए दूध और पानी भी रखा था। फिर शाम को वो सो जाता और रात के करीब 2 बजे एक कैरी बैग में बॉडी पार्ट्स पॉलिथीन में डालकर मेहरौली के जंगल की तरफ निकल जाता और बीच जंगल में पॉलिथीन फेंक कर फिर पैदल ही वापस आकर सो जाता। अगले दिन फिर बाथरूम में बॉडी का टुकड़ा करता, उसी पॉलिथीन में रखता और फ्रीज में डाल देता और फिर रात के 2 बजे जंगल की तरफ बॉडी पार्ट्स डंप कर देता। उसने पहले बॉडी के उन पार्ट्स को डंप किया जो सबसे पहले सड़ता, जैसे कि लीवर, इंटेस्टाइन। यहाँ तक कि गंध बाहर न जाए इसके लिए वो अगरबत्ती और धूप भी जलाता। इसी बीच वो श्रद्धा का चेहरा का मेकअप भी करता और फिर उसे जलाने का भी कोशिश करा ताकि इसकी शनाख्त ना हो पाए। इससे ये भी मालूम होता है कि
वो एक साइको भी था। अपने मरे हुए मासूका का सर लेकर उससे बातें करता था। ऐसे ही करीब 18-20 दिन तक उसने बॉडी पार्ट्स मेहरौली जंगल के अलग अलग जगह पे बेखौफ फेंकता रहा। फिर उसके बाद वो केमिकल से बाथरूम का फर्श साफ किया ताकि कोई फोरेंसिक एविडेंस ना रहे, और उसके बाद वो उसी फ्लैट में बेखौफ रहने लगा। और उसके बाद और भी नई लड़कियों को वो उसी फ्लैट में बुलाता। फिर कुछ दिन से बाद विकास वालकर को श्रद्धा के फेसबुक पे कोई भी पोस्ट न देखने पर थोड़ा घबराहट हुआ और श्रद्धा को फ़ोन करने का कोशिश भी किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन श्रद्धा का दोस्त ने श्रद्धा का भाई को फ़ोन किया और पूछा श्रद्धा ने क्या अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तब श्रद्धा का भाई ने भी कहा कि नहीं, उसने नंबर चेंज नहीं किया है। तब जाकर श्रद्धा का भाई का दिमाग ठनका और उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर श्रद्धा के भाई और पिता ने पालघर में जाकर श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी, और क्योंकि श्रद्धा का मिसिंग मुंबई से हुआ था तो पुलिस की टीम अब मुंबई पहुंची। मुंबई में श्रद्धा के दोस्त से पूछताछ करने के बाद मालूम चला कि वो करीब 6 महीने पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो गया है, और इसी बीच उनके दोस्त से आफ्ताब का फ़ोन नंबर मिल गया। पुलिस ने आफ्ताब का फ़ोन सर्विलांस पर लाया तो उसका लोकेशन दिल्ली के मेहरौली के पास ही था। इसके बाद पुलिस की टीम अब दिल्ली पहुंचते हैं। वही आफ्ताब का फ़ोन सर्विलांस पर लगाने पर उसका लोकेशन से पुलिस एक अपार्टमेंट में पहुंचता है। फिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से आफ्ताब के बारे में पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आफ्ताब फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। पुलिस वालों ने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बेल बजाया तो आफ्ताब सामने था। पुलिस ने पूछा आफ्ताब से श्रद्धा कहाँ पे है। तब आफ्ताब ने बताया कि हमारे बीच 6 महीने पहले ही लड़ाई हुआ था, और उसी झगड़े के बाद श्रद्धा ने दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई चली गई और मुझे कभी भी कॉल नहीं करने के लिए बोली। तब पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने कॉल किया। फिर आफ्ताब ने बोला कि मैं उसके बाद कई बार उसको फ़ोन करने की कोशिश किया, पर श्रद्धा ने कभी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन पुलिस ने आफ्ताब का CDR निकालने के बाद पता चला कि आफ्ताब ने उसके बाद कभी भी श्रद्धा को कॉल किया ही नहीं था, और श्रद्धा का आखिरी लोकेशन वही मेहरौली के आसपास में था। इसके बाद पुलिस ने और कुछ सवाल किए जिसका जवाब आफ्ताब घुमा कर दे रहा था। तब पुलिस को लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त आफ्ताब को PCR वैन में बैठाकर अपने कस्टडी में ले गया, और जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ किया तब उसने सारा कहानी बक दिया कि कैसे उसने उसका गला दबा मारा और 18-20 दिन तक लगातार बॉडी का टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकते रहा। और फिलहाल पुलिस इंट्रोगेशन में उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और आफ्ताब के निशानदेही पे पुलिस जंगल के अलग अलग इलाके से अभी तक 13 हड्डियाँ बरामद की है, और खोपड़ी यानी कि फेस स्कल का खोजी कर रहे हैं। जंगल से मिले उन हड्डियों का फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए है, और उन हड्डियों का DNA टेस्ट के लिए श्रद्धा का भाई और पिता का भी ब्लड सैंपल ले लिए है। अब DNA रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो श्रद्धा का ही बॉडी पार्ट है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे DNA रिपोर्ट में सामने आया कि वो श्रद्धा की बॉडी नहीं है तो फिर इससे ये साबित होगा कि श्रद्धा का अभी मर्डर हुआ ही नहीं है, और क्योंकि उसका मर्डर नहीं हुआ है तो कोई मारने वाला भी नहीं है। इसलिए पुलिस का सबसे बड़ा चुनौती है कि कैसे भी कर श्रद्धा की बॉडी और उस जो मर्डर वेपन था वो दोनों मिल जाए। पुलिस के इंट्रोगेशन में आफ्ताब बेखौफ पुलिस से आंखें मिलाकर इंग्लिश में जवाब दे रहा है बिना किसी पछतावे के। वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कोर्ट के परमिशन से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है, अब नार्को टेस्ट भी होगा जिससे पूरा सच सामने आएगा। और फिलहाल 14 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया है। अब वो जुडिशियल कस्टडी यानी कि तिहाड़ जेल में जाकर रहेगा और कोर्ट में केस चलेगा। पुलिस का चार्जशीट में क्या आ रहा है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस केस में जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और जब भी मैं ऐसा केस देखता हूँ मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि इंसानी दिमाग किस हद तक जा सकता है और कितना दरिंदगी कर सकता है कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। अंत में यही कहूँगा, सतर्क रहे, सावधान रहे। शुक्रिया।